नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय लाइव कासगंज। मैं आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सर्वोदय लाइव पर। जी हां मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों पर जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोड। पहले क्या है हमारा मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको परीक्षाओं को लड़ने में काफी मजबूत भी बनाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हां मित्रों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसी बीच आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है आपसे कि आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। पूछा गया है आपसे आयरलैंड की मुद्रा और इसकी राजधानी का नाम बताइए। आंसर कीजिए इसका। आयरलैंड की राजधानी और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? अनुज कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुज कुमार जी, गुड इवनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबलिन और यूरो। जी हां मित्रों, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या मित्रों? डबलिन इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है मित्रों? यूरो। आयरलैंड, तो आप सभी लोग आयरलैंड को बॉक्स में बंद करिए ऐसे करके। और आयरलैंड से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इनको आप देखिए और लिखिए। जी हां, विकास साहू, सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डबलिन और यूरो। जैसे कि आप जानते हैं आयरलैंड की एक महिला थी जिनका नाम है एनी बेसेंट। कौन मित्रों? एनी बेसेंट। आप सभी लोग इनको जानते होंगे, एनी बेसेंट। ये थियोफिजिकल, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, थियोफिजिकल इसकी अध्यक्ष बनकर आई थी। थियोफिजिकल, ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर था। थियोफिजिकल सोसाइटी। कौन मित्रों? थियोफिजिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं 1893 में। कब मित्रों? 1893 में एक आयरिश महिला जिनका नाम था एनी बेसेंट, इसकी अध्यक्ष बनकर आई और इसका हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं कहां पर है? तो चेन्नई में। कहां पर मित्रों? चेन्नई में था। और एक महिला जिनका नाम है एनी बेसेंट, ये इसकी अध्यक्ष बनकर भारत आई। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं एनी बेसेंट। तो ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा मित्रों? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आप सभी लोग जानते हैं। यह कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में। कब मित्रों? 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट। और ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी महिला अध्यक्ष का पद संभाला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो हमसे पूछा गया था कि आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है, तो इसकी राजधानी है डबलिन और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है मित्रों, ये आप सभी लोग नोट डाउन करते रहिए। वॉइस प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए या धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका आंसर कीजिए कि संचित निधि से जब हम धन को निकालते हैं तो किस चीज के लिए हमें इन चार ऑप्शन में से जरूरत पड़ती है। तो इनका आपको सही आंसर बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने हेतु निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत की संसद। किसका मित्रों? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। जी हां मित्रों, किसका अनुमोदन? तो भारत की संसद का। किसका? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य रहता है। आप सभी लोग जानते हैं संचित निधि, ये संचित निधि भारतीय संविधान के आर्टिकल 226, कौन सा मित्रों? 266, कौन सा मित्रों? 266 में यह अवतरित है। ठीक है मित्रों, और संचित निधि के द्वारा ही जो अपना बजट पेश होता है
इसके लिए भी इस बजट से इसमें खर्चा निकाला जाता है संचित निधि। और किसका अनिवार्य होता है इसमें? तो भारत की संसद। बात करें भारत की संसद की तो यह आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में निहित है। ठीक है मित्रों, भारत की संचित निधि भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में है और संचित निधि से हमें धन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो भारतीय संसद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है मित्रों, ये भारत की संचित निधि भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। पूछा गया है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ए भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, संसद की संस्तुति के बिना, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के बिना। इसका आंसर कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की विधानसभा को कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अनुज कुमार ऑप्शन ए रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। जी हां मित्रों, क्या पूछा गया है? राज्य की विधानसभा। किसकी मित्रों? राज्य की विधानसभा। ठीक है, और किसके लिए? तो राज्यपाल की संस्तुति का होना आवश्यक है। राज्यपाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में निहित है। कौन सा मित्रों? आर्टिकल 153 में भारत का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। और यहीं पर यह भी लिखा गया है कि एक राज्य में एक राज्यपाल, है ना, और वहीं पर 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल निहित हो सकता है। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि राज्य में धन विधेयक स्थापित करने के लिए किसको? तो राज्यपाल की संस्तुति की जरूरत होती है। ज्योति यादव, राइट आंसर ज्योति यादव जी। बात करें यदि धन विधेयक की तो आर्टिकल 110 में निहित है। क्या आर्टिकल 110 में निहित है धन विधेयक? जी हां मित्रों, किसमें निहित है? धन विधेयक निहित है आर्टिकल 110 में। ठीक है मित्रों, गुड इवनिंग सर जी। तेजेंद्र सर का लाडला, क्या है? तेजेंद्र का जेठालाल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इसका आंसर करिए और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, इन्हें नोट डाउन करिएगा। पूछा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका आंसर कीजिए। जितने भी लोग लाइव हैं इसका आंसर कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कि एसबीआई की स्थापना कब की गई थी या इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आंसर कीजिए। ए साधना यादव ए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे और देखिए बताइए इसका आंसर। सचिन यादव ए। शीतल कुमारी सी। संतोष यादव ए। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मित्रों आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की जो इंपोर्टेंट वीडियो बनेगी वो डेली इसी टाइम पर होने वाली हैं। तो आप सभी लोग हाथ में पेन और अपने सामने कॉपी को रखिएगा और सभी इंपोर्टेंट फैक्टों के साथ इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करिएगा। और मैं 100% आपसे गारंटी लेता हूं कि आपके 1 या 2 नंबर 100% हर वीडियो से इंपोर्टेंट रहेंगे और आपके क्वेश्चन में फंसेंगे। विकास कुमार, राम राम गुरु जी, राम राम गुरु विकास कुमार जी। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मित्रों आपको बता दूं तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आइए इसके इतिहास के बारे में समझते हैं पहले कुछ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले बैंक ऑफ मद्रास, कौन मित्रों? बैंक ऑफ मद्रास। आइए जानते हैं इसका इतिहास और उसके बाद में इसका आंसर आपको बताऊंगा। बैंक ऑफ मद्रास, कौन सा मित्रों? बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। कब मित्रों? 1843 में। इसी के बाद एक बैंक आती है हमारे पास, बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन मित्रों? बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में। इसके बाद एक बैंक आती है बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता आती है। और बैंक ऑफ कोलकाता के बाद आप सभी को बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1806 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। 1806 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि इन तीनों बैंकों का विलय कब कर दिया गया? तो 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और सामने आती है हमारे एक नई बैंक जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। कौन सा मित्रों? इंपीरियल बैंक। ठीक है मित्रों, और इसी इंपीरियल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
तो 1 जुलाई कब मित्रों, 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, कब, तो 1955 में इसी बैंक का नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 1955, 1 जुलाई 1955 को इसका क्या कर दिया गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जबकि आप सभी लोग इसका आंसर बता रहे थे ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1949। यहां पर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो आपने एक नाम सुना होगा बैंक का जिसका नाम है RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मुद्रा जारी करने वाले, मौद्रिक नीति जारी करने वाले बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसके लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1934 का एक्ट। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, तो आपने सुना होगा यंग हिल्टन आयोग। कौन से मित्रों, यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग के आधार पर या इसकी सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना और इसके लिए एक्ट आया था 1934 में। जबकि इसके लिए स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी का मित्रों, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन मित्रों, तो भारतीय रिजर्व बैंक के हेड कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। ठीक है मित्रों, वहीं पर बात करें कि SBI के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो SBI के प्रेजेंट टाइम में हेड हैं जिनका नाम है दिनेश खारा। कौन मित्रों, दिनेश खारा इसके हेड हैं। दिनेश खारा इसके SBI के प्रेजेंट टाइम में हेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक 1935 है। जी हाँ, 1935 में इसका स्थापना हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और इसके लिए एक्ट कब आया था, तो इसके लिए एक्ट आया था 1934 में। यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसी के सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करिए। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। आइए, मैंने सी बोला, शीतल कुमारी, जी हाँ आपने सी बताया था, शीतल कुमारी जी का आंसर ठीक है, RBI की ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1955। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जी हाँ मित्रों, आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय का, कहां का मित्रों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है, अपना त्याग पत्र किसे देता है, इसका आंसर करिए। ए, इसका आंसर क्या होगा, ए, मोहम्मद सारिक गाजी। ए, संतोष यादव जी, ए। मिस्टर आदित्य नंबरदार, बी। आंसर कीजिए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। किसे मित्रों, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अपना उच्च न्यायालय का किसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर कीजिए। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। ऑप्शन ए, CR दास, MA जिन्ना, मोतीलाल नेहरू,
टी संपू या टीवी सप्रू, इनका नाम है टीवी सप्रू, कर लीजिएगा टीवी सप्रू। मिस्टर आदित्य नंबरदार, ऑप्शन बी। जो पुराने का बता रहे हैं, नए का बताइए कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो आप सभी को बताऊं मित्रों कि 1945 में, कब? तो 1945 में आप सभी लोग जानते हैं कि लाल किले यानी कि सरकार ने आजाद हिंद फौज पर एक सार्वजनिक मुकदमा चलाया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज पर क्या चलाया था? सार्वजनिक मुकदमा चलाया था। और इसी के चलते कोई भी सामने नहीं आ रहा था कि आजाद हिंद के जो अधिकारी थे कि इनके द्वारा इनकी वकालत की जाए। लेकिन एक व्यक्ति सामने आए जिनका नाम है तेज बहादुर। कौन मित्रों? तेज बहादुर सप्रू। कौन मित्रों? तेज बहादुर सप्रू। इनके द्वारा यह वकालत की गई थी। कब? तो 1945 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर टीवी सप्रू या सर तेज बहादुर सप्रू जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और इसकी वकालत की गई थी। तो जितने भी आजाद हिंद के कैदी थे उन सभी के लिए किसने? तो इन्होंने चलाया था। इन्होंने क्या वकालत की थी? जिनका नाम है टीवी सप्रू। ये आपको याद रखना है, टीवी सप्रू बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। क्या बोलती पुलिस एकदम झकास? क्या बोल रहे हैं? क्या बोलती पब्लिक एकदम झकास। थैंक यू मिस्टर आदित्य नंबरदार जी, थैंक यू। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका आंसर कीजिए। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक, अरे यार, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। क्या मित्रों? वस्तुतः थे। यहां पर आप करेक्शन कीजिए, वस्तुतः थे। इसका आंसर कीजिए कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कैसे थे? फारसी थे, अफगानी थे, चतगाई तुर्क थे, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से मित्रों, इसका आंसर कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और आप सभी का जो यूपी पुलिस का सपना है इसे पूरा करके दिखाऊंगा। बताऊंगा आपको कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी 800 से 900 क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बी मनोज कुमार जी, ऑप्शन बी बता रहे हैं इसका। ऑप्शन बी मनोज कुमार जी ऑप्शन बी बता रहे हैं। मोहम्मद सारिक गाजी ऑप्शन बी बता रहे हैं। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, कहां गए सभी लोग? बताइए इसका आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, इसका जो ये अपने पिता की तरफ से सेकंड पुत्र था और इसके पिता थे चंगेज खान। कौन मित्रों? चंगेज खान। इसके पिता का नाम क्या था? चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान की तरफ से ये दूसरा पुत्र था। ठीक है, चंगेज खान। ठीक है, जो क्या था? एक चतकाई तुर्क था। तो भारत में इसकी नींव किसने डाली थी? बाबर ने। चतकाई तुर्क की नींव किसने डाली? बाबर ने डाली थी। ठीक है मित्रों, आप सभी को यह बात याद रखनी है, चंगेज खान द्वितीय पुत्र के नाम से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? तो जो आपका प्रैक्टिस सेट है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। ठीक है, तो आज के सेशन में थोड़े कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप सभी के प्यार मिलता रहेगा मैं इन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा। ठीक है मित्रों, आप सभी के लिए इनकी संख्या बढ़ा दूंगा। आज हम सेट नंबर 1 पर बात कर रहे हैं। आज क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे, लेकिन जितने भी रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर कीजिए कि प्रधानमंत्री ने कब मित्रों? प्रधानमंत्री जी ने कब? तो 2018 में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया था? ये करंट का क्वेश्चन है 2018 का, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है इसलिए बन रहा है। तो इसका आंसर कीजिए संतोष यादव बी। जल्दी कीजिए, जल्दी।
इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके की क्लास करने वाला हूं आप सभी के लिए। ऑप्शन बी, मनोज कुमार जी ऑप्शन बी बता रहे हैं इसका। मनोज कुमार जी ऑप्शन बी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा मित्रों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आप सभी लोग पेन उठाइए और कुछ 2-4 एयरपोर्ट आपको बता रहा हूं, उन्हें नोट डाउन कीजिए। जैसे कि पहला एयरपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी। कौन सा मित्रों? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, माफ करना, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट या हवाई अड्डा। यह कहां पर है? तो दिल्ली में। इसे नोट डाउन कीजिए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये दिल्ली में। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? तो यह है कोलकाता में। कहां पर मित्रों? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहां पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं यह है नागपुर में। कहां पर मित्रों? नागपुर में। ठीक है, एक और आप नोट डाउन करिएगा, जेवर एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। जी हां मित्रों, ये जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है जेवर एयरपोर्ट। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहां पर मित्रों? उत्तर प्रदेश नोएडा में यह बनने वाला है। उत्तर प्रदेश नोएडा में ही एक हेलीपोर्ट, क्या मित्रों? एक हेलीपोर्ट भी खुलने वाला है, जहां पर आप सभी लोग समझ सकते हैं हेलीपोर्ट, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जब हेलीकॉप्टर आता है तो उसके लिए एक हेलीपैड बनाते हैं, है ना। लेकिन जब इन्हीं हेलीपैडों का बहुत सारा ग्रुप बना दिया जाएगा, जब बहुत सारा ग्रुप बना दिया जाएगा तो इन ग्रुप को क्या बोला जाएगा? हेलीपोर्ट। और ये भारत का पहला हेलीपोर्ट कहां पर खोला जाएगा? तो यह भी नोएडा में खोला जाएगा। यह क्वेश्चन भी आप याद रखना। ठीक है, ये सारे करंट के क्वेश्चन है, मैं आपको स्टैटिक जीके से करंट अफेयर रिलेट करा के बताता रहूंगा। ठीक है, ये कुछ नोट डाउन कीजिए, आप सभी के लिए थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है युद्ध अभ्यास। कौन सा मित्रों? युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। 2018 का एक युद्ध अभ्यास, आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज होती है यानी युद्ध अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज जल, थल और वायु सेना के मध्य होती हैं। ठीक है, किसके मध्य होती हैं? जल, थल और वायु, इन तीनों के मध्य होती हैं। तो कुछ के नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन एक जो युद्धाभ्यास है जिसका नाम है युद्धाभ्यास, ये किसके मध्य? तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है, भारत और USA के मध्य होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि 2018 में ये कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या मित्रों? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप उत्तराखंड कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। लेकिन अगर आप यहां से आपसे यहीं पे पूछा जाए कि 2022 का ये युद्धाभ्यास, जो युद्धाभ्यास है ये कहां पर हो रहा है? ठीक है, तो ये हो रहा है सूरतगढ़ में। कहां पर मित्रों? सूरतगढ़। और ये सूरतगढ़ कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है मित्रों, ये आप याद रखेंगे, कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है मित्रों, निहाल सिंह सी, हाँ राइट आंसर निहाल सिंह, राइट आंसर। ठीक है, तो सूरतगढ़ राजस्थान में पड़ता है। अब जैसा कि आपको पता है नॉर्डिक एलिफेंट एक युद्धाभ्यास का नाम है, इंपॉर्टेंट है, नॉर्डिक एलिफेंट। ये आप लोग बताइए नॉर्डिक एलिफेंट ये किस किस के मध्य होता है? नॉर्डिक एलिफेंट युद्धाभ्यास ये किसके मध्य होता है? इसी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए मैत्री युद्धाभ्यास। कौन सा? मैत्री युद्धाभ्यास। बताइए मित्रों मैत्री युद्धाभ्यास किस किस के मध्य होता है? इसी के साथ बताइए मुझे सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास। बताइए मित्रों कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्डिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, मैत्री युद्धाभ्यास और सूर्य किरण युद्धाभ्यास किस किस के मध्य होता है? जो भी लाइव है इसका आंसर करें और जो भी इसको बाद में देखेंगे वो भी इसका आंसर करें। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि नॉर्डिक एलिफेंट कौन सा मित्रों? नॉर्डिक एलिफेंट ये किस किस के मध्य होता है? तो नॉर्डिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया के मध्य। किसके? भारत और मंगोलिया।
मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के मध्य क्या होता है? नॉर्डिक एलिफेंट। वहीं पर मैत्री युद्ध अभ्यास किसके? तो भारत और श्रीलंका। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है नॉर्डिक ये मैत्री युद्ध अभ्यास। वहीं पर सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये होता है भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है, इस सारे फैक्ट थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर कीजिए। लड़ाकू विमान पूछा गया है। लड़ाकू विमान क्या पूछा गया आपसे? लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहां पर किया गया? बताइए इसका आंसर। भारत और नेपाल। निहाल सिंह, भारत और मंगोलिया राइट आंसर है। हाइट सो क्या रहा है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। लड़ाकू विमान तेजस। तो सबसे पहले समझते हैं तेजस क्या है। तेजस आइए देखते हैं। तेजस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तेजस तो ये क्या है? एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। क्या है मित्रों? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी इसे हम हिंदी में कह सकते हैं हल्का लड़ाकू विमान। हल्का लड़ाकू विमान। हल्का लड़ाकू विमान ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो डीआरडीओ। किसके द्वारा? डीआरडीओ। और इसके एक वैज्ञानिक थे डीआरडीओ के वैज्ञानिक, जिनका नाम था मानस बिहारी। क्या नाम थे? मानस बिहारी। मानस बिहारी ये इनका हाल ही में निधन हो चुका है। मानस बिहारी का। ये डीआरडीओ के कौन थे? वैज्ञानिक थे और इनमें काफी हेल्प की थी मानस बिहारी जी ने, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है कि आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में डीआरडीओ के किस वैज्ञानिक की निधन हो गई है? तो ये किसकी? तो मानस बिहारी जी की। बात करें डीआरडीओ की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है मित्रों, ये बात आप याद रखिएगा कि डीआरडीओ का हेड कहां पर है। इसके द्वारा ही एक हल्का लड़ाकू विमान बनाया गया था जिसका नाम था तेजस। और 2018 में इसके लिए एक नया परीक्षण किया था कि हवा में ही कैसा? तो ईंधन भरने का कार्य हो सके। तो ये कहां पर किया गया था? आगरा और ग्वालियर के मध्य। कहां पर? आगरा और ग्वालियर के मध्य किया गया था तेजस। आप सभी को याद रखना है कि तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है। इसका मेकिंग किसने किया था? इसे किसने बनाया था? तो डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मानस बिहारी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, बात करें डीआरडीओ की तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1958। निहाल सिंह गलत। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है सतीश रेड्डी। कौन है मित्रों? सतीश रेड्डी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सतीश रेड्डी इसके हेड है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूरोपीय संघ और कौन सा? यूरोपीय संघ और यहां पर लिख लेना नाटो। NATO नाटो। पूछा गया है कि यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनमत संग्रह हुआ था? तो आप सभी को पता है मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि नाटो के चलते ही रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? रूस और यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है। किसका? इन दोनों का क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। लेकिन मैंने पुराना क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि आपको करंट का भी क्वेश्चन बता सकूं और पुराना क्वेश्चन भी आपको बता सकूं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनमत संग्रह हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसेडोनिया। कौन सा मित्रों? मैसेडोनिया। बात करें अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सभी लोग जानते हैं रूस और यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है कि यूक्रेन इसका देश का सदस्य ना बने, इसीलिए रूस क्या कर रहा है? इस पर हमले कर रहा है और यहां तक सुना जा रहा है कि परमाणु हमले भी होने वाले हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। लाइव तो चलती रहेगी लेकिन हमें जानने हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ब्रुसेल्स में। कहां पर मित्रों? ब्रुसेल्स, जो किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहां पर? तो बेल्जियम में। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है कितनी? तो सदस्य देशों की संख्या है इसमें 30।
ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। ठीक है मित्रों, ये सारे फैक्ट थे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कल आपकी एक स्ट्रेटेजी आएगी, तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े, अपना प्यार दें। नाटो की स्थापना 1939, रॉन्ग आंसर निहाल सिंह, रॉन्ग आंसर है ये। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाटो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो, आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी हो, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का सदस्य का हिस्सा बनिए। ठीक है, इसी प्रकार से कल आपके बीच मिलेंगे हम स्टैटिक जीके की सेट नंबर 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।